नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास स्पेशल न्यूज बुलेटिन की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए, हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, और वो भी एकदम अलग अंदाज में। मेरे साथ बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें भी बताएंगे। अब इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जो देश में बहस का मुद्दा भी बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की, यानी गुड मॉर्निंग इंडिया की। अब देखिए, शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बता दें कि बुलेटिन में क्या कुछ खास रहेगा। बुलेटिन में क्या कुछ खास रहेगा उसमें आपको बताएं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की। बेहद कम समय रह गया है, 6 तारीख है, बेहद करीब है, अब चुनाव होने ही वाला है। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा। बहुत जोर लगाया जा रहा है, लेकिन आज ये थम जाएगा क्योंकि अब समय आ गया है वोटिंग का। सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, किसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। 6 नवंबर को 37 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस खबर पर नजर रहेगी, विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी खबर में भी जो बात होगी वो बिहार चुनाव की करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव बेहद करीब है, अहम है। बिहार चुनाव में आज बीजेपी का मेगा शो देखने को मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे, जो अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भी अगर बात करें तो वो भी प्रचार प्रसार में पुरजोर तरीके से उतरेंगे, जोर लगाएंगे। पूर्णिया और बहादुरगंज में रैली को राहुल संबोधित करने वाले हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी वो भी मैदान में है। आपने देखा किस तरीके से उनकी बहन भी जो है वो मैदान में उतरी हुई हैं और जो सरकार है उस पर हमलावर हैं। पूरी तरीके से एकदम ऐसा रुख इख्तियार करके रखा हुआ है कि कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। विपक्ष बहुत मेहनत कर रहा है, मौजूदा सरकार भी कर रही है प्रचार में मेहनत, लेकिन विपक्ष भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ये खबर भी महत्वपूर्ण रहेगी, जहां पर पूरे विस्तार से आपको हम बताएंगे कि बिहार चुनाव में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से दिग्गज मैदान में उतरेंगे। अमित शाह होने वाले हैं, राजनाथ सिंह होने वाले हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होने वाले हैं, अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। और यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ की तो मेगा डिमांड है। हर कोई चाहता है कि भाई वो रैली करें, वो जनता को संबोधित करें कि भाई उनकी बातों का असर होता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि उनकी तरफ से जो नारे दिए जाते थे वो वायरल हो जाते थे। कटेंगे तो बटेंगे, ये तमाम जो इस तरीके के नारे चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएं, तो ये मेगा स्टार प्रचारक के रूप में आप इनको समझिए, जिनके कहने से जनता पर असर पड़ता है। और इस बार भी अप्पू पप्पू टप्पू ये जो तमाम बातें उन्होंने कही, तो इस पर भी नजर रहेगी। फिर दूसरी खबर भी महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां आज से एसआईआर सर्वे शुरू होगा। बिहार का एसआईआर जो सर्वे है, अब ये उत्तर प्रदेश में भी शुरू होगा। सर्वे में बूथ लेवल ऑफिसर आज से 4 दिसंबर के बीच कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं के पतों पर जाएंगे। इसमें बीएलओ मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म और 2 प्रतियों में देंगे। एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाकर अपने पास रखेंगे। और चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। देखिए, पहले एसआईआर की तो बात होगी, लेकिन चौथी और आखिरी खबर में बात होगी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में कैसे टीटीपी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें पाक सेना के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। चलिए, आपने आज के मुद्दों को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की मुख्य खबर की, यानी पहले खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर आज थम जाएगा और सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। 6 नवंबर को 37 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का
शोर थम जाएगा। वहां से चुनाव लड़ने वाले दिग्गज नेताओं में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल है। इसके अलावा 15 मंत्रियों की भी किस्मत का फैसला पहले चरण में होना है। इस चुनाव में एनडीए के घटक जेडीयू ने 57, बीजेपी ने 48, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 2 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतारे हैं। एक अन्य सीट मढ़ौरा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। एनडीए ने इस सीट पर निर्दलीय अंकित कुमार को समर्थन दिया है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पहले चरण का चुनावी रण आज शांत होगा, यानी प्रचार प्रसार शांत होगा। बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं। अब वादों पर जनता को कितना यकीन होता है, कितना भरोसा होता है और किसकी बात पर यकीन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज शाम 6 बजे चुनाव का प्रचार थम जाएगा, क्योंकि अब बारी है वोटिंग की। अब करना है वोट और अब है वोट का समय। अब प्रचार का समय खत्म होगा। तो पहले चरण में कई सीटों पर जो है वोटिंग जो है वो होनी है और इसी में आप देखिए आज पहले चरण का चुनावी शोर जो है वो थमेगा। शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो कई प्रत्याशी मैदान में होंगे और उनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। 121 सीटों पर मतदान होना है और इसमें कई लोगों की किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जोरदार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जनता किसको चुनेगी वो जनता जानती है। जनता समझदार है, जनता ही फैसला करेगी। किस पर जनता को यकीन है वही बनेगा मुख्यमंत्री और वही चलाएगा राज्य का शासन। तो आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। आज आप ये समझ लीजिए फुल स्पीड पर प्रचार प्रसार होगा, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार होगा, एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा और हर कोई मैदान में होगा, दिग्गज मैदान में होंगे। और आप देख लीजिए जिनके बारे में आपको आस रहेगी लोगों को कि कौन आएगा प्रचार में, तो राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से जो है उनके सभाओं में भीड़ लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए ऑपोजिशन की तरफ, यानी कि जो मौजूदा सरकार में है इनके खिलाफ, यानी योगी आदित्यनाथ का की जो जनसभा का संबोधन उनका होता है उसमें जनता जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व होती है, साथ उनके आती है, उनकी तरफ से दिए गए नारे वायरल हो जाते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी जो होंगे चुनाव प्रचार प्रसार में रहेंगे। आपने देखा था कैसे शुरुआती दौर में वो तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, रैलियों पर रैलियां की जा रही थी, रोड शो पर रोड शो किए जा रहे थे। और फिर दूसरी तरफ अमित शाह की तरफ से भी जो काफ़ी बातें कही गई हैं, डिफेंस कॉरिडोर तक की बात आपको पता होना चाहिए इनकी तरफ से कही गई है, बिहार के वासियों के लिए, बिहार की जनताओं के लिए, जनता के लिए। अब और बिहार में कैसे उन्नति हो, बिहार के लोगों को कैसे रोजगार मिले, पलायन कम हो, पलायन पर नकेल कसी जाए, इन तमाम चीज़ों पर बात कही गई है तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा, अमित शाह के द्वारा भी। तो बिहार चुनाव में जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की आज 3, जेपी नड्डा की 2 और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 4 रैलियां और यूपी के सीएम योगी भी आज 4 जगहों पर प्रचार करेंगे। सारे स्टार प्रचारक जो हैं वो मैदान में। पीएम मोदी आज बिहार एनडीए की महिला बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। वो दोपहर 3:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बातचीत करेंगे। फिर आप चिराग पासवान को भी देख रहे हैं। उधर महागठबंधन की जीत के लिए राहुल भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। और ये देखिए नीतीश बाबू, ये देखिए इनका फैसला होगा अब जनता के द्वारा। क्या ये वापस चुन के आते हैं, जनता क्या स्वीकार करती है या नहीं करती है, अब इसी को देखना है। क्या इनका शासन स्वीकार किया जाएगा। अब मेगा रैलियां आप समझ लीजिए,
जोरदार धुआंधार। जेपी नड्डा साहब, तमाम लोग जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, हर कोई इस वक्त मैदान में उतरा हुआ है। विपक्ष जितना हमलावर है उतने ही सख्त तेवर के साथ तीखे हमले, तीखे प्रहार, सीधे हमले जो हैं वो मौजूदा सरकार, एनडीए सरकार के दिग्गज नेता कर रहे हैं। क्योंकि बिहार का फैसला जल्द होने वाला है, बिहार की जनता इसका फैसला करेगी और अब बेहद कम समय रह गया है और आज पहले चरण का प्रचार जो है उसके आज अंतिम दिन है। फिर 6 तारीख को पहली वोटिंग होगी, पहले चरण की वोटिंग होगी, कईयों की किस्मत तय होने वाली है। बड़े बयान यहां पर सामने आए हैं, जहां पर जंगल राज का आरोप लगाया गया पीएम मोदी के द्वारा और जिस तरीके के गाने बन रहे हैं उसको लेकर भी घेरा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से कहा गया अप्पू पप्पू टप्पू की ये जोड़ी है और कैसे माफिया राज बिहार में जो है वो स्थापित है और कैसे एनडीए सरकार अगर आएगी तो इससे निजात मिलेगा। अगर ये वापस आ जाती है वैसी सरकार तो कैसे दिक्कत होगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि इतने वर्ष हो गए नीतीश बाबू को, लेकिन आप जिस जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं उसको आप हटा नहीं पाए, उसे खत्म नहीं कर पाए, तो फिर गलती किसकी है। मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, एनडीए सरकार को विपक्ष भी घेर रहा है और तीखे हमले विपक्ष भी कर रहा है। तो आज की बात अगर की जाए तो एक तरफ एनडीए, बीजेपी और महागठबंधन की जीत के लिए राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आज बिहार में 3 रैलियां, ये देखिए मछुआरों के साथ, ये तस्वीर भी देखिए जहां ये छलांग लगाएंगे पानी में और अपनी सभा में इस बारे में बता भी रहे थे कैसे मैंने मछुआरों के साथ समय बिताया और मछली पकड़ने के लिए और किसानों के साथ वो जाते हैं। तो सब कुछ किया राहुल गांधी ने इस बार। तो वो औरंगाबाद, कुटुंबा और वजीरगंज में प्रचार करेंगे और उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव भी तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने भी कोई छोटे वादे नहीं किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं। हर घर में सरकारी नौकरी का वादा कर डाला है, 30-30 हज़ार रुपये देने की बात कही है। तो बड़े वादे इनकी तरफ से भी किए गए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी बड़े वादे कर रही है। कई जगहों पे इनके बीच में फ्रेंडली मैच भी होगा। तो आपने देखा कि हर तरफ से वादे किए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में जो बीजेपी के द्वारा यानी फिर एनडीए सरकार के द्वारा दिया गया, नीतीश सरकार के द्वारा दिया गया, उसको लेकर भी सवालिया निशान ये उठा रहे थे कि भाई आपने कैसे 10,000 की राशि जनता में, महिलाओं में सीधा आपने ट्रांसफर करी। उसको लेकर जो है विपक्ष विवाद कर रहा था, यानी कि राहुल गांधी कह लीजिए, तेजस्वी यादव कह लीजिए। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने भी बड़े वादे किए हैं, 30,000 रुपये हर घर में जाएंगे इस तरीके का वादा किया है, महिलाओं के लिए बड़ी बात कही है, हर घर में सरकारी नौकरी की बात उनकी तरफ से कही गई है। अब पूरे बिहार में हर घर में सरकारी नौकरी वो कैसे देंगे, उसको लेकर वो यही कहते हैं कि जैसे हमने 5 लाख नौकरियां दी थी अपने कार्यकाल में जब हम डिप्टी सीएम थे, उसी तरीके से देंगे। तो एक तरफ, दूसरी तरफ आप समझ लीजिए एनडीए और बीजेपी की सरकार है जिन्होंने भी रोजगार के और सहयोग के बड़े वादे किए हैं, जहां पर आप समझ लीजिए रोजगार के लिए या फिर अपना कुछ स्टार्ट करने के लिए भी राशि की बात कही है। तो दोनों तरफ से बड़े वादे हैं, देखना होगा किसको स्वीकार करती है जनता। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी की बात करेंगे और एसआईआर की बात करेंगे। यूपी में आज से मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर है, यानी इंटेंसिव रिव्यू होगा यहां पर भी, पुनरीक्षण होगा यहां पर भी। 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची के लिए यह प्रक्रिया पूरी होगी। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ आज से घर घर जाएंगे। एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची ही विधानसभा चुनाव 2027 का महत्वपूर्ण आधार बनेगी। तो 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पुरजोर तरीके से काम किया जाएगा, एसआईआर किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ, बीएलओ, राजनीतिक दलों के साथ मतदाताओं की भी गहन परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एसआईआर के लिए हर बूथ पर अपनी मजबूत टीम तैयार की है।
वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी एसआईआर को लेकर बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए इस टीम को ट्रेनिंग भी दी गई है, जबकि कांग्रेस समेत सभी दलों ने भी अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक बूथ को मजबूत करने में ताकत लगाई है। अब इसी पर चलिए चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे के पास। अभिषेक पांडे ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो बिहार में हुआ वो कहा जा रहा था पूरे देश में होगा, और पूरे देश में होगा तो देश में उत्तर प्रदेश की बात कैसे पीछे रह जाए, और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होने वाली है। एसआईआर को लेकर शुरुआती जानकारी क्या है अभिषेक? देखिए, शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन आज से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। मसलन जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो हर घर जाने लगेंगे। वहां पर 2 फॉर्म देंगे, एक मतदाता को देंगे और एक खुद रखेंगे अपने पास। यानी जो सर्वे की प्रक्रिया है हर घर पहुंचने की, लगभग 15.5 करोड़ मतदाता है और हर घर में जाकर के सर्वे फॉर्म दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेटेड फोटो लगाई जाएगी। नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी कोई बचपन की फोटो या पुरानी फोटो आप लगा देंगे फॉर्म में। अपडेटेड फोटो आपको लगानी होगी, नई फोटो लगानी होगी, ताकि पता चल सके कि हाँ आप ही है और आप ही मतदाता बनने जा रहे हैं या फिर आप ही का रिवीजन होने जा रहा है। बिहार में जब 60 लाख लोग बाहर होते हैं तो उसके बाद से शोर मचता है। एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी माना जा रहा है लगभग 1.25 करोड़ लोग इस बार इस एसआईआर का शिकार बनेंगे, जो एक से ज्यादा जगहों पे मतदाता है, जिनकी डेथ हो चुकी है फिर भी वो मतदाता बने हुए हैं, या फर्जी तरीके से मतदाता बने हुए हैं। तो एसआईआर की जो एक तरीके से शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन आज से उसका आगाज होने जा रहा है, जहां पर हर घर बीएलओ जाएंगे और वहां पर फॉर्म देंगे, तस्दीक करेंगे, इस बात को पहचानेंगे, एक तरीके से अंडरटेकिंग लेंगे कि हाँ आप ही असल मतदाता है, आप ही बोनाफाइड और वैलिड मतदाता है, और उसके बाद इसी सूची के आधार पर आने वाले जो चुनाव वो संपन्न कराएंगे। बिल्कुल, यानी तैयारी तेज है। अभिषेक, एक बात बताइए कि भाई इसको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष भी कमर कस चुका है, वो भी तैयारी पूरी कर रहा है। क्या वाकई कमर कस चुका है, या फिर अब विरोध भी आएगा? पहले पहले जिस तरीके से बिहार में विरोध के स्वर देखने को मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी कैसे इसको हल्के में ले ले, फिर वो चुनाव आयोग पर कहीं वो सवालिया निशान तो नहीं उठा रहे हैं, जैसे कि आप आरजेडी को आपने देखा था, कांग्रेस को आपने देखा था वहां पर बिहार में? देखिए, शुरुआती जब इस बात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया तो उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि इसकी आड़ में, यानी एसआईआर रिवीजन कराया जा रहा है, जबरन कराया जा रहा है, और इसकी आड़ में बहुत सारे मतदाताओं को, जो उनके समर्थक हैं, उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है, बिहार वाला मामला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऐसी बंदिशें नहीं लगाई है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो थक हार कर किए तो मानना पड़ेगा कि अगर मतदाता लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाता है तो इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा, और पार्टियां करेंगी भी, क्योंकि वो जन प्रतिनिधित्व कानून यानी आरपी एक्ट से बधी भी हुई है। तो ऐसे में अब कौन सी पार्टी किस लेवल तक सहयोग करती है, किस लेवल तक खामियां निकालती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सभी पार्टियों को ये डर सता रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, कि उनके मतदाताओं का नाम बाहर हो सकता है। जबकि बीजेपी ने हर जिले में अपना एक वॉर रूम बना दिया है कि उनके किसी भी मतदाता को बाहर ना रखा जाए। यानी 2 तरीके की लड़ाई है, कोई छूटे ना, और अगर कोई गलत है तो अंदर रहे ना। तो दोनों तरीके की लड़ाई है। कुछ पार्टियां सपोर्ट कर रही है, कुछ पार्टियां विरोध कर रही है, लेकिन अंततः इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया में सबको शामिल होना ही होना है, और इसका फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा, जब जो गैर अधिकृत मतदाता है वो बाहर हो जाएंगे, फ्रेश लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसके आधार पर चुनाव कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अभिषेक क्या जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से भी बताया गया है? एक तो ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसका संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है, वो उसका लीगल, मॉरल, एथिकल तमाम राइट्स उसके पास है इसको, इस प्रक्रिया को करने के। लेकिन मुख्य उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है? यानी जो अब जीवित नहीं है उनका नाम हटाना, या फिर जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर खदेड़ना, तो उसको लेकर तमाम चीजें क्या क्या इसमें सामने आ रही हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं? देखिए, अब इसको समझना बहुत आसान तरीका है। कोई भी चुनाव होता है तो उससे पहले रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, हर चुनाव में होता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा।
एक कोई आरडब्ल्यूए का इलेक्शन हो या फिर देश का इलेक्शन हो, कहीं का भी इलेक्शन हो, तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स हैं, ये शक्तियां हैं कि वो एसआईआर करा सके, यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण, यानी गहनता के साथ सर्वे करा पाए। हर बार जब रिवीजन होता है तो आपत्तियां भी ली जाती हैं। जो ऐसे लोग जो वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, जहां ड्यूप्लीकेसी है, जहां पर दो दो जगहों पर मतदाता है, उनको बाहर किया जाता है। लेकिन एसआईआर में और गहनता से माइक्रो लेवल पर जाकर के जांच पड़ताल की जाती है। चुनाव आयोग के पास इसकी शक्तियां हैं और ये वो कर सकता है, क्योंकि एक अच्छी मतदाता सूची के साथ जब चुनाव होता है तो उसके नतीजे अच्छे होते हैं। अब इसका विरोध बिहार में देखने को मिला, क्योंकि बिहार में बहुत सारे नंबर्स कटे। यानी ये माना जा सकता है कि एक बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद, एक से ज्यादा जगहों पे मतदाता है, या वो मर चुके हैं फिर भी मतदाता सूची में है, या फेक मतदाता बन करके वोट देते चले आ रहे थे। तो ये इलेक्शन कमीशन का एक इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसको किया जा रहा है, बिल्कुल। पहले भी होता आया है, इस बार भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने विस्तार से बताया कैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, और खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। देखिए, पाकिस्तान में एक बार फिर गोलीबारी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। गोलीबारी के बाद आपको बताएं कि इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के भी कई आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के काफिले पर हुए हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने यह सख्त कदम उठाया है। आतंकवादियों ने बन्नू जिले में पुलिस के काफिले पर हमला किया था। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और कई आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि कई भाग गए। टीटीपी के आतंकवादियों ने उत्तर वजीरिस्तान के जिला पुलिस अधिकारी वकार खान के नेतृत्व वाले पुलिस काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों ने ऑटोमेटिक और भारी हथियारों का इस्तेमाल करके काफिले को निशाना बनाया। ये हमला काफ़ी भीषण था, काफ़ी तेज़ ये हमला किया गया था। तो पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसके हमले भी थम नहीं रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो उसके पीछे पड़ी हुई है। अगर आप पीछे पड़े रहेंगे तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आपको टीटीपी छोड़ देगी? तो ये पाकिस्तान में एक बार फिर से गोलीबारी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है। अब गोलीबारी के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के भी कई आतंकवादियों को मार गिराया है। अब पुलिस के काफिले पर हुए हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने यह सख्त कदम उठाया है। आतंकवादियों ने बन्नू जिले में पुलिस के काफिले पर हमला किया था। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और कई आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि कई भाग गए। टीटीपी के आतंकवादियों ने उत्तर वजीरिस्तान के जिला पुलिस अधिकारी वकार खान के नेतृत्व वाले पुलिस काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों ने ऑटोमेटिक और भारी हथियारों का इस्तेमाल करके काफिले को निशाना बनाया। ये हमला काफ़ी भीषण था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि वो गुट जिसको पाला, जिसको पोषित किया, जिसको आगे बढ़ाया पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की सरकार ने, किसके विरुद्ध ये इस्तेमाल कर रहे थे उस दौरान? पहले रूस के विरुद्ध, और फिर यही जो है तालिबान और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये हो गया विरुद्ध अमेरिका के, और यहीं से बात बिगड़ गई। यहाँ जो इन्होंने सांप पाल रखे हैं पाकिस्तान ने, वो उन्हीं को काटने लगे, और जब उन्हीं को वो सांप काटने लगे तो इनको लगने लगा बहुत बुरा। इसलिए ये स्थिति जो है, अब खैबर पख्तूनख्वा इलाके की अगर बात की जाए तो ये पूरा इलाका वही है जो कि ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से की बात की जाए, तो पाकिस्तान तो वैसे भी कोई देश है नहीं। अंग्रेज़ आए और उन्होंने एक लकीर खींच दी और बांट दिया, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान की सीमा वहाँ तक जाती थी और उस सीमा की बात ये कही जा रही है। अब उसी में पाकिस्तान का कब्जा है अफगानिस्तान की ज़मीन पर। इसी को लेकर टीटीपी भी हमलावर है और साथ ही साथ अफगानिस्तान भी आक्रोशित है।